यूपीएससी प्रेप लैब, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। वेलकम टू यूपीएससी प्रेप लैब। नमस्कार, मेरा नाम है रोहन त्यागी। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर हम लोग आपको बेसिक्स करवा रहे हैं थ्रू एनसीईआरटीज। लेकिन इन बेसिक्स को पढ़ने के साथ इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये भी जानें कि एनसीईआरटीज में से यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम करती है, पूछती है। और उसी के लिए मैंने आज का लेक्चर एक क्रिएट किया है जहां पर हम 2024 के प्रीलिम्स को डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चंस को। और मैं आपको बतलाने वाला हूं कि एनसीईआरटी में एग्जैक्टली कहां से, किस पैराग्राफ से, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो विदाउट फर्दर अड्यू, सबसे पहले तो यार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन 2024। जी हां, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, यानी कि टेम्परेचर ना बहुत हाई जाता है पूरे साल में, ना बहुत लो जाता है। जो हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर्स हैं उसके बीच का जो डिफरेंस है वो काफी कम है। प्रेसिपिटेशन ऑलमोस्ट पूरे साल होती है, और जो प्रेसिपिटेशन है वो 50 टू 250 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ये किस टाइप का क्लाइमेट है? देखिए, बहुत सारे लोग इसको इक्वेटोरियल क्लाइमेट बोलेंगे, बट ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, लेकिन सिर्फ ऊपर की दो लाइंस की वजह से। नीचे जब यहाँ पर 50 सेंटीमीटर बारिश आ गई है तो इक्वेटोरियल रीजन में बारिश बहुत ज्यादा होती है। 150 200 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होती है, तो इसीलिए ये नहीं है। चाइना टाइप क्लाइमेट की बात की जाए तो वहां पर जो एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर्स हैं वो थोड़े से हायर होते हैं। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ये हो सकता है, लेकिन अगेन ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रेंज ऑफ टेम्परेचर इज क्वाइट हाई एंड प्रेसिपिटेशन डज नॉट अकर थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, अब आंसर बचता है मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। देखिए, जो मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है इसके बारे में दिया गया है आपकी एनसीईआरटी में, पेज नंबर 106 पर आप जाएंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी के, तो लिखा हुआ है मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट में। आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आपको कहां पर मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ कैलिफोर्निया में, सदर्न चिले में, ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट्स में, न्यूजीलैंड में। अब यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं, लिखा हुआ है टेम्परेचर इज मॉडरेट इन विंटर्स। ठीक है, एंड वार्मर देन फॉर इट्स लैटिट्यूड। पहली चीज, द मीन टेम्परेचर इन समर मंथ इज इतना एंड विंटर इज इतना, यानी कि एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर आर स्मॉल। वहां क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट वन में? एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, यहां लिखा है स्मॉल, सेम ही बात है। देन प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट है। एंड लास्टली, प्रेसिपिटेशन वेरीज ग्रेटली फ्रॉम 50 टू 250 सेंटीमीटर। एग्जैक्ट सेम लाइन चेपी हुई है, तीन की तीन लास्ट की, आप क्लियरली देख सकते हैं। तो इसका आंसर बेसिकली डी हो जाता है। आंसर इज डी। Next, with reference to Coriolis force, which of the following statement is are correct? It increases with in wind velocity। देखो, जब भी मैं क्लास के अंदर कोरियोलिस फोर्स पढ़ाता हूं तो उसे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, 2 इंटू अर्थ की रोटेशन दैट इज ओमेगा इंटू वेलोसिटी इंटू साइन थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ द लैटिट्यूड। तो आप जैसे जैसे थीटा को 90 डिग्री के आसपास लेकर जाएंगे, यानी कि पोल्स के पास जाएंगे, तो ऑफ कोर्स कोरियोलिस फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। और साइन जीरो तो जीरो होता है, तो इक्वेटर पर ये जीरो होती है। ठीक है, प्लस विंड वेलोसिटी की जब बात आती है तो आप बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगी, तो बिल्कुल ठीक बात है। मैक्सिमम एट पोल्स एंड एब्सेंट इज द इक्वेटर, बिल्कुल ठीक बात है, जीरो हो जाएगी इक्वेटर पर। तो इसका आंसर बेसिकली सी होना चाहिए। और एग्जैक्टली एनसीईआरटी अगर आप खोल के देखेंगे, पेज नंबर 90 और 91 पर जाएंगे तो व्हाट आर दी फोर्सेस दैट एक्ट अपॉन विंड, तीन टाइप की होती हैं। सबसे पहले होती है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दूसरी होती है आपकी फ्रिक्शनल फोर्स, तीसरी होती है आपकी कोरियोलिस फोर्स। और एग्जैक्ट लाइंस आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी, यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, तो पेज नंबर 91 पर ये दिया गया है। एज यू कैन सी, आंसर इज सी, यस। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 के आगे आएंगे, एंड वी विल टॉक अबाउट, जी हाँ, 25। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन जून 21 एवरी ईयर, 21 जून यूपीएससी की फेवरेट डेट है, यहां से 3-4 बार क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स एक्सपीरियंसेस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर, यानी कि आपको 12 घंटे से ज्यादा की जो सनलाइट है वो कहां मिलती है? देखो, बहुत बच्चे यहाँ पर पता है किस चीज पर कंफ्यूज हैं? वो कंफ्यूज इस चीज पर हैं कि सर इक्वेटर पर भी तो 12 घंटे की मिलती है। मिलती है, मैं तो कह ही नहीं रहा, लेकिन इक्वेटर पर एग्जैक्टली 12 घंटे की डे लाइट आपको मिलेगी, और ये क्वेश्चन पूछता है मोर देन 12 आवर्स। तो इक्वेटर इज एग्जैक्टली 12 आवर्स। ठीक है, अब देखो 21 जून को सबसे पहले आप सन के रिलेटिव अर्थ की पोजीशन को समझो। अर्थ इज टिल्टेड लाइक दिस टूवर्ड्स द सन। नॉर्थ हेमिस्फीयर इज फेसिंग द सन एंड साउथ हेमिस्फीयर इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सन। इसका मतलब यह है कि 90 डिग्री एंगल सन
रेज बनाएंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 23.5 डिग्रीज नॉर्थ पर, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, प्लीज अंडरस्टैंड, और आर्कटिक सर्कल के ऊपर यानी कि 66.5 डिग्रीज नॉर्थ के ऊपर सनसेट होगा ही नहीं। सन विल नेवर गो बियॉन्ड दी होराइजन, ऑलवेज अप रहेगा, मिडनाइट सन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि रात में भी दिन निकलेगा दोस्तों 66.5 डिग्रीज नॉर्थ के ऊपर। तो बेसिकली आंसर आप अगर इसको देखें ध्यान से तो आपको समझ में आता है कि हाँ, आर्कटिक सर्कल पर तो 24 घंटे का ऑलमोस्ट दिन रहेगा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर भी 15-16 घंटे का दिन रहेगा, लेकिन इक्वेटर पर एग्जैक्टली 12 घंटे का दिन है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज अवे, तो वहां पर जो दिन है वो काफी छोटा होगा, 8-9 घंटे का रहेगा, जैसे कि दिसंबर में दिल्ली के अंदर होता है। तो इसका आंसर 2 एंड 4 होना चाहिए, आंसर हैव टू बी डी, और आंसर डी है। और एग्जैक्टली ये लाइंस आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 80 क्लास 11th की बुक में मिल जाने वाली हैं, एज यू कैन सी। ठीक है, क्लियरली आप देख लो, यहां पर ये चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको, ये वाला पैराग्राफ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जून 21 की भी बात की हुई है। देखो 12 घंटे का दिन इक्वेटर पे दिया हुआ है, क्लियरली आपको दिखता है। थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूं। Let me first erase the explanation and then I will zoom it in, and then you are able to see page number 80 पर। तो देखो, जून 21 को इक्वेटर पर आपकी एनसीईआरटी कहती है द डे लेंथ विल बी 12 आवर्स, एग्जैक्टली एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, 20 डिग्रीज पर 13 आवर 12 मिनट, यानी कि 23.5 डिग्री पर 14-15 घंटे का दिन है। ठीक है, एंड एज यू गो अप टू दी पोल्स, आप देख रहे हैं भाई 6 महीने का दिन वहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, एंड ये एग्जैक्टली दिया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। ये जो क्वेश्चन है ये वर्ल्ड रिसोर्सेज में से आया है। वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैड द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीट लैंड्स। तो पीट इज व्हाट? देखो, जब कोल फॉर्मेशन होती है तो उसके बहुत सारे फेजेस होते हैं, और सबसे पहला जो फेज होता है कोल के फॉर्मेशन का वो पीट होता है। व्हाट इज पीट? बेसिकली जब एन एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है वुड का जमीन के नीचे, स्पेसिफिकली वेट एरियाज में, तब पीट क्रिएट होता है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये आपको समझ में आनी चाहिए कि जो पीट क्रिएट होगा वो एक रेन फॉरेस्ट टाइप एरिया में होगा। ठीक है, so one of the following region has the world largest tropical peatlands, which holds about 3 years worth of global carbon emissions from fossil fuels, and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate. Which one of the following denotes that region? दोस्तों इसका आंसर है कॉन्गो बेसिन। एक देखो, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट अमेजोन है और यहाँ पर भी पीट है काफी सारा, लेकिन कॉन्गो में यू विल फाइंड मोर पीट। ठीक है, तो कॉन्गो बेसिन इज द आंसर, आंसर विल बी बी। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द कॉन्गो बेसिन, जहां पर आपको पीट के काफी सारे रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि सेंट्रल अफ्रीका के अंदर लोकेटेड है, एज यू कैन सी। अच्छा, एक और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, फिजिकल ज्योग्राफी से देखते हैं, और एग्जैक्टली एनसीईआरटी से आया है। एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये क्वेश्चन जो है ना, ये सोलर हीट विजिट से आया है। आप सबको पता है कि जो सन है, अगर उसकी 100 यूनिट एनर्जी आती है अर्थ पर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के टॉप पर, तो उसमें से 35 यूनिट तो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जिसको आप अर्थ का एल्बिडो कहते हैं। इसमें से 27 यूनिट क्लाउड्स रिफ्लेक्ट करते हैं विदाउट एब्जॉर्प्शन, 6 यूनिट स्कैटर हो जाती है पार्टिकल्स के द्वारा, एंड 2 यूनिट हमारी अर्थ की सरफेस रिफ्लेक्ट कर देती है। अब इसमें से बचती है कितनी? 100 यूनिट में से यू आर लेफ्ट विद ओनली 35, निकाल दो, इट इज 65 यूनिट। अब इस 65 यूनिट में से 14 यूनिट इज एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर ऐसे कौन से पार्टिकल्स हैं जो डायरेक्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं? उसमें से सबसे पहले आयंस हैं, स्पेसिफिकली थर्मो आइनोस्फीयर में, एंड देन ओजोन लेयर है, एज यू नो, एंड ओजोन लेयर के नीचे अगर आप आते हैं तो आपको ट्रोपोस्फियर में वाटर वेपर भी दिखता है और एरोसोल्स भी दिखते हैं जो डायरेक्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये 14 यूनिट जो एब्जॉर्प्शन है, ये 3-4 कंपोनेंट्स मिलकर कर रहे हैं। उसके बाद अर्थ इस पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है एंड एनर्जी को रेडिएट बैक करती है इनटू द स्पेस। अब अर्थ के पास कितनी एनर्जी बची है? देखो, 65 में से 14 आप हटा दें तो ये एटमॉस्फेयर के पास थी, ऑफ कोर्स, तो आपके पास बचती है 51 यूनिट।
अब 51 यूनिट में से 17 यूनिट डायरेक्टली स्पेस में रेडिएट बैक हो जाती है, इट इज रेडिएटेड बैक डायरेक्टली टू स्पेस, ठीक है। और जो बची कुची है 34 यूनिट, अगर आप ध्यान से देखें, इट इज बेसिकली एब्सॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर है स्पेसिफिकली, जो आउटगोइंग रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज आर ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड एब्सॉर्ब्स ओनली द आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है, जो आपको दिखती नहीं है। तो आउटगोइंग रेडिएशन हीट कर रही है 34 यूनिट और इनकमिंग रेडिएशन हीट कर रही है 14 यूनिट। तो ऑफ कोर्स आउटगोइंग रेडिएशन से हमारा एटमॉस्फेयर ज्यादा गर्म हो रहा है एज कंपेयर टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये स्टेटमेंट टोटली गलत हो जाती है, उल्टा लिखा हुआ है। Then carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorber of long wave radiation। ये बिल्कुल ठीक बात लिखी है भाई, कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जैसी दूसरी ग्रीन हाउस गैसेज दे कैन एब्जॉर्ब व्हाट लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है, जो कि अर्थ से निकलती है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये बात भी आपको यहां पर मेरे भाई समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो काफी क्लैरिटी के साथ हमने इस क्वेश्चन को कर दिया है। 1 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज राइट। तो आंसर विल बी डी। अगर आप एनसीईआरटी को खोल के देखें, थोड़ा सा जूम करेंगे, तो आपको ये पूरा डायग्राम यहां पर देखने को मिलता है। यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है मेरे भाई दैट 14% इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज एब्सॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर। और इस डायग्राम में यहां पर देखो 34 यूनिट ऑफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय, इनको प्लस कर दो 34 आ जाएगा, बाय द यस atmosphere. So this is simply question from NCERT. Next, एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया हुआ है। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि आपकी अर्थ के इक्वेटर के पास ट्रोपोस्फियर की हाइट ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर के आसपास है, और पोल्स के पास जो ट्रोपोपॉज है वो 8 किलोमीटर का है, और जो एवरेज हाइट है ट्रोपोस्फियर की वो 13 किलोमीटर के आसपास है। एग्जैक्टली एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं। तो थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट इक्वेटर इज मच ग्रेटर, ऑफ कोर्स है। अब इसके दो रीजंस हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उसमें से एक रीजन यहां पर लिखा हुआ है। सबसे पहला रीजन तो ऑफ कोर्स इक्वेटर पर टेम्परेचर्स हायर हैं, तो एयर की थर्मल एक्सपेंशन होगी, और थर्मल एक्सपेंशन की वजह से हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि इक्वेटर पर आपको बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में कन्वेक्टिव करंट्स देखने को मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट, जो हीट को ग्रेटर हाइट तक ट्रांसपोर्ट करते हैं और ट्रोपोस्फियर की हाइट को बढ़ा देते हैं। फाइन, तो यू हैव व्हाट, यू हैव स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। तो स्टेटमेंट 1 ठीक है, 2 भी ठीक है, इट इज द राइट एक्सप्लेनेशन, आंसर हैव टू बी ए। तो अगर आप एनसीईआरटी को ध्यान से देखें और पेज नंबर 77 पे आ जाएं, यू कम टू पेज नंबर 77, तो आप यहां पर इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है, पोल्स पर 8 किलोमीटर है, और 18 किलोमीटर है इक्वेटर पर, ठीक है। थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। ये भी क्लियरली लिखा हुआ है। तो ये अगर आपने पढ़ा होता, पेज नंबर कौन सा एनसीईआरटी का मैं आपको बताता हूं, दिस इज पेज नंबर 77, जाके पढ़िए, ये क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से आया है, बना हुआ है। तो दिस इज वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, pyroclastic debris, ash and dust, nitrogen compounds, sulfur compound. How many of the above are products of volcanic eruption? Exactly NCERT का copy paste question है। कौन सा चैप्टर खोलें? जी हाँ, आप खोलेंगे NCERT को, तो उसके अंदर ये exactly दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ओनली 3 रहेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्लियर लिखा 99% ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ये एनसीईआरटी का ही मैंने स्क्रिप्ट जो है वो कॉपी किया हुआ है। वाटर वेपर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, रिमेनिंग 1% इज कॉम्प्रोमाइज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड अदर माइनस गैस स्पीशीज। तो दिस इज नॉट देयर, 1, 2 एंड 3 इज देयर, तो आंसर इज ओनली 3, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये है आंसर, एज यू कैन सी। Which of the following is are correct inference from isothermal maps of month of January? अब जनवरी के isothermal मैप की बात कर रहे हैं। देखो हमने अभी तक जितने क्वेश्चंस देखे हैं, 3 से 4 चीजें हमें क्लियर समझ में आ रही हैं। एनसीईआरटी में से जो डायग्राम्स हैं और मैप्स हैं, उनके एनालिसिस के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है ना।
बिकॉज मैंने आपको अभी क्वेश्चन दिखाया था ओवर दी जो अर्थ का सोलर हीट बजट है उसके ऊपर, वो भी क्वेश्चन जो है वो मैप से, डायग्राम से आया था, और ये क्वेश्चन भी मैप से आया हुआ है। सो आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज होंगे हिंदी और इंग्लिश में। लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन की। ओवर द ओशन मतलब क्या होता है? आप लैंड से ओशन जा रहे हैं तो इट इज ओवर द ओशन। ओवर द लैंड का मतलब क्या हुआ? यू आर गोइंग फ्रॉम लैंड टू ओशन टू लैंड। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें, ये कॉन्टिनेंट है, ये लैंड है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशन है। तो अगर आप लैंड टू ओशन जा रहे हैं, लैंड टू ओशन जा रहे हैं, तो दिस इज ओवर द ओशन। अगर ओशन से लैंड की तरफ आ रहे हैं तो इट इज दी ओवर दी कॉन्टिनेंट। पहली चीज तो आप समझिए। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई जनवरी के महीने में जो आइसोथर्म्स हैं वो किस तरफ डेविएट होते हैं? क्या वो नॉर्थ की तरफ डेविएट हो रहे हैं या फिर साउथ की तरफ डेविएट हो रहे हैं? ठीक है, दोनों पूछता है। प्लस सेकंड स्टेटमेंट कहती है द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर एंड द आइसोथर्म्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो ये स्टेटमेंट अगर आप पूरी पढ़ेंगे तो कोई सेंस नहीं बनाती है स्टेटमेंट, बिकॉज जो गल्फ स्ट्रीम है वो एक कोल्ड ओशन करंट नहीं है, वो एक वार्म ओशन करंट है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी एक वार्म ओशन करंट है, याद रखिएगा, ठीक है, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन को कोल्डर नहीं वार्मर बनाती है सेम लैटिट्यूड पर। और अगर आप देखें यूके को, स्कॉटलैंड को, नॉर्वे को, उसके जो पोर्ट्स हैं वो 12 महीने फ्रॉस्ट फ्री रहते हैं बिकॉज ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। वहीं दोस्तों सेम लैटिट्यूड पर अगर आप रशिया की तरफ चले जाएं या फिर अलास्का की तरफ आ जाएं तो वहां पर जो पोर्ट्स हैं वो जम जाते हैं एंड दे आर नॉन यूजेबल ड्यूरिंग द विंटर मंथ। तो ये स्टेटमेंट तो इन टोटैलिटी गलत है। अब स्टेटमेंट नंबर 1 के ऊपर सवाल उठता है कि क्या वो ठीक है या नहीं है। तो अगर आप आइसोथर्मल मैप देखते हैं, ये जो आइसोथर्मल मैप आपको दिखता है ये जनवरी का है, बिकॉज ऊपर आपको ठंडा दिख रहा है, नीचे गर्म दिख रहा है, ठीक है। जो गर्मी है वो मोस्टली साउथ हेमिस्फीयर में आपको ज्यादा दिख रही है। तो वो कह रहा है कि इट डिविएट्स, तो ओवर द ओशन अगर आप देखें, तो आप ओशन, तो बिल्कुल ठीक बात है भाई, आप ओशन, ओवर द ओशन, लैंड टू ओशन जाएं तो इट इज डिविएटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, और ओशन टू लैंड आए तो इट इज डिविएटिंग टुवर्ड्स साउथ। हाँ कि ना? देख लो, ओशन से लैंड डिविएटिंग टुवर्ड्स ओवरलैंड साउथ, एंड if you come from land to ocean यानी over ocean it is deviating towards north, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इसीलिए ठीक है, deviate north over the ocean and to the south over the continent, ये आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है। एंड ये पूरा का पूरा आपका जो सीन है एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। तो अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन एज यू कैन सी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है, रिसोर्सेज से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द 2 लार्जेस्ट ककाओ प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड? देखो, ककाओ इज बेसिकली रॉ मटेरियल जिससे कि आपकी चॉकलेट्स बनती हैं, ठीक है। और ककाओ के ऊपर काफी सारे रिसर्च अभी रिसेंटली आए हैं कि इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ फॉर श्योर, लेकिन उसके साथ साथ ये रिसर्च भी आया है कि ककाओ के जो पेड़ हैं उन पर बहुत बीमारियां चल रही हैं, और शायद फ्यूचर में चॉकलेट बनाना इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर हमने ककाओ प्लांटेशंस को प्रोटेक्ट नहीं किया तो, ठीक है। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, सबसे पहले आप ये समझिए, ड्राई एरियाज में नहीं उग सकता, ठीक है, आप हटा दें, ठीक है। सो बेसिकली इसका जो आंसर है वो कोडीवा और घाना है। इसको आइवरी कोस्ट भी कहते हैं या फिर फ्रेंच में कोडीवा भी कहते हैं। यहां पर ककाओ बहुत ज्यादा उगता है, तो आंसर इज बेसिकली सी। तो ईयर वाइज मैंने यहां पर अरेंजमेंट किया हुआ है। तो कोडीवा आप देख सकते हैं टॉप प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय घाना, देन इक्वेडोर, कैमरून, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, पपुआ न्यू गिनी। तो इक्वेटोरियल रीजन में ज्यादा उगता है। मेडागास्कर, मोजाम्बिक इक्वेटोरियल नहीं है, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन है। बोट्सवाना, नामीबिया ये भी ड्राई रीजन है, कालाहारी डेजर्ट है यहाँ पर, तो यहाँ भी नहीं उग सकता। तो दो को तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पर, और इन दो में से आप शायद कंफ्यूज हो जाओ मेडागास्कर, लेकिन ये भी एलिमिनेट किया जा सकता है थ्रू अ लॉजिक कि भाई ये एरिया ट्रॉपिकल है, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, आप आगे आते हैं एंड लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी। एट लास्ट आया है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से यूपीएससी ने क्वेश्चन थोड़े से कम कर दिए पूछने।
with reference to Himalayan rivers joining Ganga downstream of Prayagraj from west to east, which one of the following sequence are correct? देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका मैंने बनाया है याद करने का। याद रखो सॉरी रा गो, रा गो, ठीक है। शा गा गड का, शा गा गड का, ठीक है। रामगंगा, गोमती, शारदा जो कि इसी की ट्रिब्यूटरी है घाघरा की, गंडक और कोसी, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है, तो वेस्ट में रामगंगा है पर रामगंगा इसमें दी नहीं है, तो गोमती आ जाती है, तो गोमती, देन घाघरा, देन गंडकी एंड देन कोसी। तो आंसर इसका बी होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है। तो ये चीज भी आपको क्लियरली दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगेन ये क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी में से आया है, कार्स्ट टोपोग्राफी से आया बेसिकली। रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, बिल्कुल ठीक बात है। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, जी हाँ वो कर सकता है, वीक कार्बोनिक एसिड उससे क्रिएट हो सकता है। स्टेटमेंट नंबर ए इज राइट। तो कार्बोनेशन के ऊपर अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है, इन वेदरिंग चैप्टर, तो क्लियरली लिखा है कार्बोनेशन इज द रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट मिनरल एंड कॉमन, ठीक है। ये लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ सॉरी ये देखो ये वाला पेज नंबर आई डोंट नो कौन सा है। प्रेजेंट इन द लाइमस्टोन सॉल्यूबल फॉर वाटर कंटेनिंग कार्बोनिक एसिड फॉर्म्ड with the addition of carbon dioxide in water, क्लियरली लिखा हुआ है, देखें। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया है। नाउ लेट्स रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव बॉर्डर विद नॉर्थ सी, जहां से ब्रेंट क्रूड आता है। अब देखो यहां पर आयरलैंड है, यहां पर यूके है, यहां पर स्कैंडिनेविया है, बेल्जियम है, ठीक है, बेनिलक्स रीजन है, फ्रांस है, इंग्लिश चैनल ये है, तो नॉर्थ सी जो है वो ये रीजन है, ठीक है। तो फिनलैंड अंदर है, पहली चीज तो फिनलैंड तो नहीं हो सकता, पहली चीज आप ये समझ लें। जर्मनी डेनिश स्ट्रेट्स के अंदर है, डेनिश स्ट्रेट्स हैं तो जर्मनी भी नहीं है। नॉर्वे है, और आप देख सकते हो ये है, तो क्लियरली आप यहां पर देख सकते हो, देखो हाँ जर्मनी भी है दोस्तों, सॉरी माय बैड, ये रहा जर्मनी का एरिया, और ये रहा यूके, ये रहा नॉर्वे, ठीक है। तो ये है डेनमार्क, तो ऑफ कोर्स है ही, तो एज यू कैन सी देयर इज नो रशिया, फाइन। इंडियन ज्योग्राफी से एक और क्वेश्चन। धुआंधार, हुंड्रो, गैरसोप्पा कहां कहां रीजन में है, कौन कौन से रिवर पर हैं ये बने हुए, एग्जैक्टली दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, एज यू कैन सी, फाइन। अच्छा, तो नर्मदा रिवर को अगर आप ध्यान से देखो, पढ़ो एनसीईआरटी में जाके, तो क्लियर लिखा हुआ है भैया, ये फ्लो करती है, मार्बल से निकलती है और धुआंधार वाटरफॉल्स बनाती है नियर जबलपुर, आफ्टर फ्लोइंग अ डिस्टेंस इतना चलती है, क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। तो एज यू कैन सी द आंसर इज ओनली वन, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गैरसोप्पा फॉल्स, जॉग फॉल्स को आप कहते हैं, ये नेत्रावती रिवर पर नहीं है, इट इज ऑन श्रावस्ती रिवर, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो क्लियरली आप देख लो, सबसे पहले फर्स्ट जो था धुआंधार वाटरफॉल, वो मालवा रीजन में नहीं है, आप देख सकते हो, करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट मैच है, इनकरेक्ट है यहाँ पे। हुंड्रू फॉल्स छोटानागपुर प्लेटू पर है, बिल्कुल ठीक बात है। सुब्रनेखा रिवर पर है, बिल्कुल ठीक बात है। हुंड्रू फॉल्स आर लोकेटेड ऑन सुब्रनेखा रिवर इन छोटानागपुर प्लेटू, बिल्कुल ठीक बात है। गैरसोपा फॉल आपको बताइए क्यों गलत है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो धुआंधार वाटरफॉल्स नर्मदा रिवर पर तो है, लेकिन मालवा के रीजन में नहीं है, मालवा उसके थोड़ा सा आगे आता है, ठीक है। और मालवा जो है वहां से नर्मदा निकलती भी नहीं है, पहली चीज। हुंड्रू सुब्रनेखा रेखा पर है, छोटा नागपुर प्लेटू पर है, बिल्कुल ठीक बात है। गैरसोपा फॉल्स आपको बता दिया, आंसर इज वन ओनली। नेक्स्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है, एक तरफ रीजन दिया हुआ है, दूसरी तरफ माउंटेन्स दिए हुए हैं, ठीक है, और किस टाइप के हैं। सेंट्रल एशिया में वॉसजेस माउंटेन नहीं है, वॉसजेस माउंटेन फ्रांस में है, ठीक है, एंड दे आर फोल्ड नहीं, दे आर फॉल्ट माउंटेन्स, गलत। यूरोप में एल्प्स हैं, ब्लॉक माउंटेन, बिल्कुल गलत, ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। नॉर्थ अमेरिका में एपेलेचियंस हैं, जी हाँ, दे आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स बेसिकली। साउथ अमेरिका में एंडीज हैं, दे आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स बेसिकली, बिल्कुल ठीक बात है। तो 3 and 4 आर करेक्ट, ठीक है, एंड क्वेश्चंस आर रॉन्ग। तो एक बार मैं आपको दिखा दूं इन सब माउंटेन्स की लोकेशन। फ्रांस में अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर वॉसजेस माउंटेन्स हैं जो कि फॉल्ट माउंटेन्स हैं, ये एल्प्स हैं। फ्रांस यूरोप में, फ्रांस में है, इटली में है,
ठीक है, ऑस्ट्रिया के अंदर हैं, स्विट्जरलैंड में हैं थोड़े से, और थोड़े से जर्मनी के अंदर भी हैं। ये आपके हो जाते हैं एंडीज और ये आपके हो जाते हैं एपलेचियंस। ठीक है, तो आपका आंसर आपको मिल गया। एक और क्वेश्चन बचा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन ऑफ एनी फॉर्म। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों तरफ डेजर्ट्स हैं। नो वाटर एंटर्स रेड सी फ्रॉम रिवर्स। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों तरफ क्या कर लोगे भाई? यहाँ सहारा डेजर्ट है यहाँ अरेबियन डेजर्ट है। डेजर्ट्स में रिवर नहीं होती हैं, बिल्कुल ही लेस रिसीविंग ऑफ वाटर है, फ्रेश वाटर। सो दिस इज क्वाइट क्रिटिकल थिंग। नेक्स्ट, Italy, Japan, Nigeria, South Korea. Which of the above country are frequently mentioned in the media in their low birth rates or aging population or declining population? देखो, इटली की बात की जाए, ऑफ कोर्स यहाँ लो बर्थ रेट्स हैं, एजिंग पॉपुलेशन है, तो इटली इज देयर। जापान तो सबको पता ही है, ये होना ही चाहिए। नाइजीरिया में दबा के पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री, ये नहीं है। साउथ कोरिया, यस, यहाँ पर इशू है। साउथ अफ्रीका देखो, नॉट टिपिकली मेंशन्ड, ये बात भी आप समझ लें, तो आंसर होना चाहिए 1, 2 एंड 4। आंसर इज ए। फाइन, so this is quite critical. The longest border between any two countries in the world is between, देखो लिखा है मैंने सीधा, कनाडा में 8,891, चिले अर्जेंटीना का इतना, चाइना इंडिया का इतना, कजाकिस्तान रशिया का इतना। तो ये सबसे लंबा बॉर्डर है। आंसर इसका ए होना चाहिए, एज यू कैन सी। एंड विद दैट थिंग वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ईयर 2024। दैट इज इट गाइज फ्रॉम माय साइड टुडे। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इसी तरीके से अगर आपको मैप आउट करने हैं क्वेश्चंस को, पीवाईक्यूज को, तो भैया फटाफट से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दैट इज इट, बाय, टेक केयर, आई विल मीट द नेक्स्ट वन।